नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। कार्बन का एक रूप नहीं है, तो कार्बन को अपर रूपों की दृष्टि से दो रूपों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से होते हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन आता है। और अक्रिस्टलीय में कोयला, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक और गैस कार्बन आती है। तो यहाँ पे यदि देखें तो हीरा, फुलेरिन और ग्राफीन, ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप है। सिलिकॉन जो होता है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, बल्कि ये सिलिकॉन प्रकृति में सिलिका और सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। और सिलिकॉन भूपर्पटी में बहुलता से पाया जाने वाला ऑक्सीजन के बाद दूसरा तत्व है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो काजल, ग्रेफाइट, चारकोल, ये तीनों ही कार्बन के रूप है। जो हेमेटाइट होता है ये कार्बन का रूप नहीं है, बल्कि ये लौह के ऑक्साइड का खनिज रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। हीरा किसका सख्त रूप है? तो हीरा जो है कार्बन का सख्त रूप है। और हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। यह प्रकृति में किम्बरलाइट पत्थर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, तो इसका कारण क्या है? तो ये होता है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। हीरे के जो रवे होते हैं इनकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है, और यही इसको कठोरता प्रदान करता है। और विश्व में सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो है वो हीरा ही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। और इसके अलावा ग्रेफाइट से कार्बन इलेक्ट्रोड का भी निर्माण किया जाता है। जो सेलों में कार्बन इलेक्ट्रोड होता है वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना है? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना है? तो पेंसिल के लेड को ग्रेफाइट से बनाया जाता है। इसमें लेड या सीसा की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0%। लेड पेंसिल में 0% लेड होता है, जो होता ही नहीं, लेड ग्रेफाइट का बना होता है। फुलेरिन का एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप है। इसके सबसे सामान्य रूप में होते हैं। तो यदि फुलेरिन की बात करें तो इसमें इसके जो आकृति होती है वो फुटबॉल की आकृति होती है, और C60 साकर बॉल के समान संरचना होती है। और उसमें 20 6 सदस्य वाले और 12 5 सदस्य वाले वलय होते हैं। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कार्बन C60 कार्बन परमाणु फुलेरिन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस किसको बोलते हैं? तो मार्स गैस बोलते हैं CH4 को, मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। और इसका उपयोग की बात करें तो प्रिंटर की स्याही, मेथिल एल्कोहल के निर्माण में, या प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन के रूप में किसे जाना जाता है? तो मीथेन के रूप में अभी हम चर्चा किए थे, मार्स गैस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मार्स गैस का। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? तो मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन है। नेक्स्ट देखते हैं, सूखी बर्फ या डाई आइस क्या है? सूखी बर्फ या डाई आइस क्या होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और यदि हम इसकी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के जलने से प्राप्त होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है भूमंडलीय ताप वृद्धि में भी एक कारक के रूप में कार्य करता है। और इसकी ठोस अवस्था को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, जिसे शुष्क बर्फ बोला जाता है। और यदि इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अग्निशामक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काला सोना क्या है? तो काला सोना किसे बोला जाता है? कोयला को बोला जाता है। काला सोना किसको बोला जाता है? कोयला को बोला जाता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और यदि हम इसके प्रकारों की बात करें तो पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रेसाइट, इस टाइप के कोयले के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो पेट्रोलियम एक किसका मिश्रण है? ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु होते हैं।
तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। किसका प्रयोग करते हैं? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग हम रॉकेटों में करते हैं, और इसका कारण होता है कि ये जलने के पश्चात केवल जल बचता है, इससे ये स्वच्छतम जो ऊर्जा स्रोत है वो माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अग्निशमक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अग्निशमक के लिए हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो सबसे कम जो पर्यावरण प्रदूषण होता है ये हाइड्रोजन से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जलने के बाद केवल जल शेष बचाता है, इसलिए ये स्वच्छतम ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो सामान्यतः जो वायु प्रदूषक नहीं है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वायु प्रदूषक नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण नहीं है। और यदि हम प्रदूषण की बात करें तो वायु, भूमि या जल, मिट्टी की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में कोई अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो कोयला, तेल और पीट ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन है। बिजली जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मदिरा का मुख्य संगठन है। मदिरा का मुख्य संगठन क्या होता है? एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। इसको एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है, C2H5OH, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट देखते हैं, दहन कैसी प्रक्रिया है? तो दहन की बात करें तो ये भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। और यदि हम भौतिक पहलू पर बात करें तो दहन प्रक्रिया में द्रव्यमान और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। दहन प्रक्रिया में क्या? द्रव्यमान और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और यदि रासायनिक पहलू पर चर्चा करें तो यह एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ द्वारा ज्वलन तापमान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ये दहन जो है भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमलगम मिश्र धातु है। अमलगम मिश्र धातु है ये कि किसके, इसकी आधार धातु क्या है? तो इसकी आधार धातु है पारा। पारा जो होता है लोहा के साथ मिलकर ये अमलगम बनाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विभिन्न औद्योगिक और रासायनिक उपयोग इसके होते हैं अमलगम के। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्र धातु से प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है, इसके संगठन क्या क्या है? तो कांसा जो बना होता है वो तांबा और टिन से बनता है। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से। पीतल किससे बनता है? तो पीतल तांबा और जिंक से बनता है, जस्ता से। जर्मन सिल्वर किससे बनता है? तो तांबा, जिंक और निकल से बनता है। जर्मन सिल्वर तांबा, जिंक और निकल से बनता है। और मुद्रा धातु की बात करें तो ये किससे बनता है? सोना, चांदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन में देखते हैं 4, 3, 2, 1, इसमें जो डी आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जो फोटोग्राफी में हाइपो प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट पेंट्राहाइड्रेट। इसके यदि फार्मूले की बात करें तो Na2H2O3 5H2O, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने हुए पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जंग से बचाने के लिए यदि हम लोहे की बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है? यस्दीकरण कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? गैल्वानीकरण भी बोलते हैं इसको। जो क्या करता है कि लोहे के ऊपर हम जस्ते की परत चढ़ा देते हैं जिससे जंग नहीं लगता और उस मेटल का क्षरण नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ते का। नेक्स्ट देखते हैं,
स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील जो होता है एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है और इसका जो संगठन होता है इसमें आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये तीन धातुओं से मिलकर बना होता है। आयरन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर मिश्र धातु बना होता है स्टेनलेस स्टील। और इसके प्रयोग की बात करें तो जो हमारे घर में सामान्य बर्तन होते हैं वो बने होते हैं और चिकित्सा के औजार बनते हैं स्टेनलेस स्टील से। नेक्स्ट देखते हैं, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है? तो जो अधातु होते हैं उनमें भंगुर, चमकहीन और अध्वनिक होती हैं, मतलब ध्वनि नहीं होती, और ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो भंगुरता जो है वो अधातुओं का गुण है और चालकता, आघातवर्धनता, तन्यता ये किसके गुण हैं? धातुओं के गुण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? आर्गन भरा होता है। बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है। और आर्गन क्या होता है? ये अक्रिय गैसें होते हैं। कुछ अधात्विक गैसें जो होती हैं अक्रियाशील होते हैं, उन्हें अक्रिय गैसें बोलते हैं। और इनमें कौन कौन सी गैसें आती हैं? जैसे हीलियम है, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ये क्या है? अक्रिय गैसें हैं। तो बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? अक्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। नोट कर लीजिएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसके फार्मूले की बात करें तो CiO2 होता है। क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? जो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो यदि हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो इसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होते हैं। तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है वो प्लाज्मा है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? सारा पानी जो है बर्फ बन जाएगा। बर्फ और पानी को यदि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कटोरे पे रख दें तो सारा पानी क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? तो किसी गैस को यदि द्रव में बदलना है तो सबसे सरल विधि है कम तापमान और उच्चतम दाब में गैस को रख दिया जाए तो सबसे सरल विधि द्वारा वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। मिश्रण क्या नहीं है इसमें? वायु देखें तो मिश्रण है, LPG मिश्रण है, गैसोलीन मिश्रण है। आसुत जल जो है वो मिश्रण नहीं है। आसुत जल क्या होता है? ऐसा जल जिसमें आसवन के माध्यम से अशुद्धियां इसकी निकाल दी जाती हैं, तो वो क्या होता है? आसुत जल होता है। और ये मिश्रण नहीं है, शुद्ध प्योर जल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी का हिमांक बिंदु है। पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? ये पानी का हिमांक बिंदु जो है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है। गैस को सीधे ठोस में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डिपोजिशन। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। और यदि ठोस को गैस में डायरेक्ट परिवर्तन करना हो तो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, जिसको ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, डिपोजिशन में गैस से ठोस में परिवर्तन होता है और ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। तो यहाँ पे गैस से सीधे ठोस में, तो ये क्या होगा? डिपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन का चयन करना है। तो इसमें मिश्रण एक समांगी होते हैं। तो मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एक मिश्रण के घटक नियत अनुपात में उपस्थित रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिश्रण में नियत अनुपात में उपस्थित रहें। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता। तो किसी मिश्रण के घटकों को पृथक किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी मिश्रण के गुण धर्म को उसके घटकों के समान हो जाते हैं। किसी मिश्रण के जो गुण धर्म होता है उसके घटकों के समान हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो बादल जो है वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु, वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु जो है ये बादल का कोलाइडी परिक्षेपण है। और यदि कोलाइडी विलयन प्रक्षेपण की बात करें तो ये विषमांगी मिश्रण होते हैं और इसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं।
परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण, परिक्षिप्त और परिक्षेपण, तो ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं MgO, ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और ये क्षारक का गुण होता है। लाल लिटमस को नीला करना किसका गुण होता है? क्षारक का गुण होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विगेनर किससे बना होता है? तो विगेनर जो विनेगर जो बना होता है ये एसिटिक एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? एसिटिक एसिड से। सिरका है। नेक्स्ट देखते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है सिरके का रासायनिक नाम, और ये सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। तो टूथपेस्ट के घटक की बात करें तो टूथपेस्ट जो हम ब्रश में लगा के करते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो ये क्या होता है? फ्लूओराइड भी घटक है, कैल्शियम कार्बोनेट घटक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट घटक है, और इसके अलावा एक और घटक है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे टूथपेस्ट के घटक है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये इसका घटक नहीं है, टूथपेस्ट का घटक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, मार्बल भी बोलते हैं इसको। हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो हवा से जो नमी के अवशोषण की प्रक्रिया कहलाता है डेल्क्वेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? डेल्क्वेसेंस। इसको प्रस्वेदन भी बोला जाता है, ये भी नाम याद रखिएगा, प्रस्वेदन, जो हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या जो होती है भिन्न होती है, और इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या यदि बदल देते हैं तो इसके समस्थानिक भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है तो ये क्या हो जाएगा? समस्थानिक। और ये परमाणु क्रमांक इसमें समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या इनमें भिन्न भिन्न होती है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो ये इसका क्या बदल जाता है? समस्थानिक। जब हम परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो समस्थानिक इनका बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला जो आइसोटोप है वो यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पायल का ये नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है। विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता किसमें होता है? तो सबसे पहले विद्युत संयोजक बंध को समझ लेते हैं। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरित होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंध बनता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंध बनता है, तो ये क्या कहलाता है? विद्युत संयोजक बंध कहलाता है। और ये विद्युत संयोजक बंध किस में उपस्थित होता है? ये साधारण नमक NaCl में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार किया था वो हेनरी बैकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। परंतु जो रेडियो एक्टिविता शब्द दिया था वो किसने दिया था? मैडम क्यूरी ने। ये भी नाम याद रखिएगा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविता का शब्द दिया था और इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने। जस्ट देख लेते हैं, रेडियो कार्बन काल किसकी आयु का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देखें तो जीवाश्म फासिल की आयु का आकलन करने के लिए हमें रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किया जाता है। और यदि रेडियो कार्बन काल की बात करें तो इसका प्रयोग कार्बन युक्त पदार्थों जैसे लकड़ी, जंतु, जीवाश्म आदि की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है। और कार्बन के C12 और C14 समस्थानिकों की सांद्रता के आधार पर इसके वायु की गणना की जाती है। C12 और
C14 की सांद्रता के आधार पर वायु की गणना की जाती है, आयु की। इस तरह से हमने आज के इस रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और बाकी जो बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट क्लास में हम शामिल करेंगे।